आज हम लोग सीखेंगे शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के क्या अर्थ हैं, शिक्षण की परिभाषाएं क्या क्या है और शिक्षण के विभिन्न चरण क्या क्या होते हैं। इन चरणों के क्या क्या कार्य है उसके विषय में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन है शिक्षण के विभिन्न चरण क्या है, इन चरणों के साथ साथ उनमें शामिल कार्यों पर चर्चा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षण होता क्या है। शिक्षण का अर्थ होता है सिखाने की प्रक्रिया। जिस प्रकार शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, उसी तरह शिक्षण जो होती है वो सीखने की एक प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक के द्वारा छात्रों को कुछ ज्ञान प्रदान किया जाता है जिससे छात्र सीखते हैं और इसी को हम लोग शिक्षण कहते हैं। इसे शिक्षक के रूप में जाने जाने वाले समुदाय के व्यवसाय या पेशे के रूप में संदर्भित किया जाता है। शिक्षण को क्या बोला गया है? इस शिक्षक के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है या शिक्षक के द्वारा जो भी छात्रों को ज्ञान दिया जाता है उसी को शिक्षण बोलते हैं। क्योंकि टीचर सिखाने की प्रक्रिया करता है, इसीलिए इसको एक पेशे के रूप में संदर्भित किया गया है। या किसी व्यक्ति को कुछ ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, रुचि सिखाने या प्राप्त करने में मदद करने के लिए किए गए समूह की गतिविधि या गतिविधियां हैं। जब हम लोग कोई समूह में कुछ गतिविधि करवाते हैं और उससे व्यक्ति को कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ कौशल उसमें विकसित होता है, रुचि सीखने में उत्पन्न होती है, तो उसी को हम लोग शिक्षण कहते हैं। शिक्षण सिखाने की ही एक प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक के द्वारा प्रदान की जाती है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में डिजाइन की गई एक काफी जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक प्रक्रिया है। आप इसे भी लिख सकते हैं कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में एक डिजाइन की गई एक काफी जटिल और सामाजिक नैतिक प्रक्रिया है। आपको पता है जॉन एडम्स ने शिक्षण के विषय में क्या बोला था? जॉन एडम्स के अनुसार जॉन एडम्स ने कहा था शिक्षण दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। दो ध्रुवीय प्रक्रिया होती है शिक्षण। एक ध्रुव पे टीचर होते हैं और दूसरे में एक ध्रुव पे टीचर होते हैं। यहाँ पे जैसे कि मानते हैं यहाँ पे एक ध्रुव है, यहाँ पे टीचर होंगे और एक साइड स्टूडेंट्स होंगे। मतलब कि दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। बिना शिक्षक के शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी और उसके लिए वहां पे स्टूडेंट्स की आवश्यकता होती है। इसी के विपरीत जॉन एडम्स ने जब कहा तो उसी के विपरीत एक और परिभाषा लाई गई थी जो कि जॉन डीवी ने लाया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और जॉन डीवी ने बताया था शिक्षण जो होता है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन डीवी ने क्या बताया था कि शिक्षण जो होता है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यहाँ पे टीचर होते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स और यहाँ पे करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम। मतलब कि एक साइड पे ऊपर में शिक्षक है तो इधर स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के साथ करिकुलम का होना बहुत जरूरी है। शिक्षण क्या होता है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है और इसमें टीचर, स्टूडेंट्स और करिकुलम। मतलब जब जॉन एडम्स लाए थे अपना विचार कि दो ध्रुवीय प्रक्रिया है तो उसी के विपरीत जॉन डीवी ने बोला शिक्षक और छात्र तो होने चाहिए शिक्षण की प्रक्रिया में। उसके साथ साथ शिक्षक छात्रों को क्या बताएगा, क्या प्रदान करेगा, मतलब कि कुछ पाठ्यक्रम, कुछ करिकुलम तो होना चाहिए ना। इसीलिए उन्होंने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जॉन एडम्स ने दो ध्रुवीय प्रक्रिया बताया और जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया। अब शिक्षण की परिभाषाओं पर विचार करते हैं। शिक्षण की परिभाषाएं, सबसे पहले मॉरिसन, H.C. मॉरिसन ने क्या बताया था? शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्ति कम विकसित व्यक्ति के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्ति के अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्ति की व्यवस्था करता है। ये परिभाषा है कि जब अधिक विकसित व्यक्ति के संपर्क में कम विकसित व्यक्ति आता है तो उसको भी शिक्षा की ओर अग्रसित करता है, या तो आगे बढ़ाता है या कुछ ज्ञान प्रदान करता है। इसको इस तरह से आप समझिए। लेकिन परिभाषा को आपको जैसा दिया रहता है वैसा ही लिखना पड़ता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
दूसरी परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो स्किनर के अनुसार, स्किनर ने बताया था शिक्षण जो होता है पुनर्बलन का एक क्रम है। शिक्षण क्या होता है? पुनर्बलन का एक क्रम होता है। उसके अलावा बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन और प्रोत्साहन है। शिक्षण जो होता है एक प्रेरणा भी है, निर्देशन भी है और मोटिवेशन भी है। रायबर्न ने क्या बताया है? शिक्षण में 3 बिंदु होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण होता है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। यह संबंध बालक की शक्तियों के बीच के विकास में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमने जाना 4 परिभाषाएं। आप कोई 3 भी लिख सकते हैं या चारों आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। अब हम लोग जानेंगे कि शिक्षण के चर क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्वतंत्र चर। यहाँ पे स्वतंत्र चर जो होता है वो टीचर होता है। टीचर क्या होता है? स्वतंत्र होता है, वो किसी पे आश्रित नहीं होता है। और उसके बाद आता है आश्रित चर, जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट होता है जो कि टीचर पे डिपेंडेंट होता है, इसीलिए इसको आश्रित चर भी बोलते हैं। उसके अलावा हस्तक्षेप चर होता है, इसमें इन्वायरमेंट आता है, या तो आप टीएलएम हो गया, या तो बहुत सारा जो मॉडल है, चार्ट पेपर है, या टीएलएम में जो भी चीज आ जाते हैं, और या फिर हाँ चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सारा जो सीखने सिखाने में मदद कर रहा होता है उसको हस्तक्षेप चर बोलते हैं। तो ये आप लोग शिक्षण के चर में आप लोग लिख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है शिक्षण के चर क्या क्या होते हैं। तो पहला चर याद रखिएगा, एक जो होता है स्वतंत्र चर जो कि टीचर होता है, और दूसरा होता है डिपेंडेंट जो कि स्टूडेंट्स होता है, और तीसरा होता है हस्तक्षेप चर जिसमें इन्वायरमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या होते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग, मतलब कि शिक्षण के चरण क्या क्या होते हैं उसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। शिक्षण के पहला चरण जिसको प्री एक्टिव फेजेस भी बोलते हैं, या फिर पूर्व सक्रिय चरण, या फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था, दोनों नाम से आप लिख सकते हैं। दूसरा चरण का नाम होता है सक्रिय चरण। तीसरा होता है उत्तर सक्रिय चरण। प्री एक्टिव होता है, पोस्ट एक्टिव होता है और इंटर एक्टिव होता है। प्री एक्टिव में होता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, और प्री एक्टिव में पूर्व क्रियात्मक अवस्था होता है, इंटर एक्टिव में होता है क्रियात्मक अवस्था, और पोस्ट में होता है उत्तर क्रियात्मक अवस्था। या तो आप पूर्व सक्रिय चरण भी लिखिए या तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था, दोनों सेम ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर पूर्व सक्रिय चरण या फिर प्री एक्टिव फेजेस होता क्या है। प्री एक्टिव फेजेस, जब भी आप लोग टीचर बनेंगे या तो ये तीनों फेजेस का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि टीचर जब क्लासरूम में जाता है तो उससे पहले जो भी एक्टिविटीज करता है वो पूर्व क्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं। सबसे पहले तो टीचर क्या करेगा? उद्देश्यों को परिभाषित करेगा, क्या उद्देश्य होना चाहिए। अगर वो शिक्षण का कार्य करवा रहा है तो शिक्षण के कार्य के क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो सबसे पहले उसको परिभाषित करेगा। तो उसके लिए वो 3 प्रकार से अपने उद्देश्यों को बनाता है। जैसे कोई सा भी टॉपिक लेता है तो उसमें 3 प्रकार के उद्देश्य को वो निर्धारित करता है। सबसे पहला उसका होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक, और तीसरा होता है क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक में वो किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि छात्रों को जानकारी देना। भावात्मक का अर्थ होता है कि उस चैप्टर में उसको इंटरेस्ट पैदा करना, और क्रियात्मक का अर्थ होता है कि जब उसको जानकारी मिल जाएगा तो अपने लाइफ में उसका क्या प्रयोग कर पाएगा। जैसे कि अगर हम लोग लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं, पहला टॉपिक मेरा लोकतंत्र क्या है और क्यों, ये जो टॉपिक है ये वाला जब हम पढ़ाने के लिए जाएंगे क्लास 9 के बच्चों को, तो सबसे पहले उसमें लोकतंत्र के प्रति रुचि उसको उत्पन्न करना होगा। तो ऐसे ऐसे चीजों को शामिल करेंगे अपने पाठ्य योजना में ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए। दूसरा, आप जानकारी उसको देंगे कि लोकतंत्र है क्या, उसके क्या क्या उसके जो विशेषताएं होती है। तो वो जानकारी जब देंगे तो बच्चा उन चीजों को जानकर अपने लाइफ में प्रयोग कर पाएगा। तो सबसे पहले उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है। उसके बाद आता है पाठ योजना बनाना।
तो उद्देश्य जब हमको पता चल गया कि इस टॉपिक का मेरा उद्देश्य क्या है, तो उसी उद्देश्यों के आधार पे हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं। तो पाठ योजना तैयार करते हैं कि हम लोग को आज लोकतंत्र पढ़ाना है और लोकतंत्र की विशेषताओं को बताना है। तो पाठ योजना में उस चीज को हम लोग लिख के ले जाते हैं। और आपको कभी भी जब पढ़ाए तो पाठ योजना बनाना बहुत जरूरी होता है। बिना पाठ योजना के आप क्लासरूम में क्या डिस्कस कीजिएगा। और पाठ योजना जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या क्या संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उसका भी आयोजन किया जाता है। तो पहला का उद्देश्य जो परिभाषित कर लेंगे, उसके बाद पाठ्य योजना का निर्धारण करेंगे, उसके बाद आता है संसाधनों का आयोजन। यहाँ पे संसाधन का अर्थ होता है कि आप जो लोकतंत्र टॉपिक पढ़ा रहे हैं या फिर कोई सा भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसके लिए आप कौन कौन सा चार्ट पेपर का यूज कीजिएगा, मतलब कि कौन सा टीएलएम का यूज कीजिएगा, बच्चों को चर्चा विधि से पढ़ाइएगा, या तो कौन से मेथड्स होंगे आपका, कहा स्टोरी टेलिंग मेथड्स होगा, या तो प्रश्नोत्तर विधि, या तो पाठ्य पुस्तक विधि। तो ये सारा चीज आपको पहले ही निर्धारित कर लेना पड़ता है कि हम आज लोकतंत्र पढ़ाएंगे तो लोकतंत्र में हमें टीएलएम में चौक चाहिए होगा, डस्टर चाहिए होगा, ब्लैक बोर्ड, उसके साथ साथ चार्ट पेपर पे हम दिखाएंगे बच्चों को, तो बच्चे उसके विषय में ज्यादा समझेंगे। और इसको पढ़ाने के लिए छोटी छोटी कहानियां सुना के स्टोरी टेलिंग का भी प्रयोग कर पाएंगे, या तो प्रश्नोत्तर से पढ़ा लेंगे, या फिर पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके पढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम संसाधनों का आयोजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छात्रों की पूर्व जानकारी और तैयारी का आकलन भी करते हैं। हमें पता होता है कि देखिए, जब 9th का बच्चे का हम पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो क्या 9th का बच्चा 8th क्लास में या 7th क्लास में लोकतंत्र के विषय में नहीं पढ़ा हुआ है, उसे सामान्य जानकारी रहती है, लेकिन डीप नॉलेज के लिए उसको हम लोग और विस्तृत के लिए कि पूर्व जानकारी के आधार पे ही हम लोग लेसन प्लान तैयार करते हैं। जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन उसमें होता है, जैसे कि लोकतंत्र को के टॉपिक को लाने के लिए सबसे पहले भारत किस प्रकार का देश है, तो एक लोकतांत्रिक देश है, इसके विषय में बच्चे को पता होता है। तो लोकतंत्र के विषय में आप क्या जानते हैं, तो इसके बोलेगा जनता का शासन, और आप क्या जानते हैं। इस तरह से इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हम लोग उसके पूर्व जानकारी के आधार पर ही पाठ्य योजना को तैयार करते हैं। तो प्री एक्टिव में आपको बेसिकली ध्यान रखना होता है कि आपके पढ़ाने के उद्देश्य क्या है। आप जो टॉपिक पढ़ाइएगा उस टॉपिक का लेसन प्लान बना लीजिए, और उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप कौन कौन सा मेथड्स का यूज कीजिएगा, कौन कौन सा संसाधन का यूज कीजिएगा, कौन सी विधि का प्रयोग कीजिएगा, और कौन से टीएलएम का प्रयोग कीजिएगा। इसका आयोजन करने के पश्चात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि छात्रों की पूर्व जानकारी क्या है, और उस जानकारी के लिए आप क्या योजना तैयार कर रहे हैं, उसका आपको ध्यान रखना होता है प्री एक्टिव फेजेस में। अब दूसरा आता है आपका इंटरएक्टिव फेजेस। इंटरएक्टिव का अर्थ क्या होता है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया। इंटरएक्टिव का अर्थ होता है क्रिया करना और प्रतिक्रिया करना। ये क्लासरूम के अंदर होती है, और पूर्व क्रिया अवस्था जो होता है क्लासरूम के बाहर होती है। इसमें क्या होता है ना, इंटरएक्टिव फेजेस में क्या होता है कि जब हम लोग क्लासरूम में के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले कक्षा का आकार को देखते हैं कि कक्षा का आकार कितना बड़ा है, और उसके बाद से देखते हैं कि कौन सा छात्र तेज है, कौन सा छात्र कमजोर है, कौन सा छात्र जो है आपको डिस्टर्ब करेगा, कौन आपकी मदद करेगा। इस बात को भी हम लोग देखते हैं कक्षा के अंदर जाने के बाद। उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्लासरूम का मैनेजमेंट भी इसी स्टेज में करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा बात कर रहा है, कुछ बच्चे अपने साथियों के साथ मिलके बात कर रहे हैं, तो आपके क्लास को डिस्टरबेंस होगी, तो पढ़ाइएगा तो बच्चे को समझ में भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले इन बच्चों को क्या करना चाहिए कि चेंज कर देना चाहिए। सीटिंग को चेंज करना बहुत जरूरी है। हमेशा एक ही बच्चा आगे बैठे ये जरूरी नहीं होता, जो पीछे बैठ रहे हैं तो उनको भी मौका देना चाहिए कि वो भी आगे बैठे। इस तरह से आपको क्लासरूम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, कि जो कि इंटरएक्टिव फेजेस का एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। और सामग्री को प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब जो भी हम लोगों ने पढ़ाना है उसको हम लोग प्रस्तुत करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से कि बच्चों की जानकारी क्या है, और पूर्व जानकारी के आधार पे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
इसके लिए छात्रों के साथ सहभागिता, प्रश्न पूछना, समस्याओं का समाधान करना और चर्चाएं करना इसमें शामिल होता है। अब यहाँ पे दो चीज होती है, पहले तो निदान किया जाता है कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद उसका उपचार भी इसी चरण में किया जाता है। जहां जहां पे बच्चे को दिक्कत आ रही होती है, आपको उस चीज को वहीं पे सॉल्यूशन करना पड़ता है। प्री एक्टिव फेजेस में चूंकि छात्र और शिक्षक दोनों क्रिया करते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया होना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षक ही सिर्फ बोल रहा है और छात्र शांत बैठे हुए हैं तो भी क्लास बोरिंग हो जाएगा। तो इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे छात्र और शिक्षक दोनों क्रिया तथा प्रतिक्रिया करें। तो आपको छात्रों को मौका भी देना है बात करने के लिए और उसको बोलने का अवसर भी देना होता है और अपनी समस्याओं को आपके सामने प्रकट करे, ऐसा माहौल भी आपको तैयार करना पड़ता है कि कहाँ पे किस पॉइंट पे उसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर उसको पीछे बैठा है और उसको देखने में प्रॉब्लम या सुनने में, तो उसको आप आगे बैठा सकते हैं, या तो आप अपने शिक्षण विधियों को वहां पे चेंज करके बता सकते हैं। अगर आप व्याख्यान के द्वारा पढ़ा रहे हैं तो आप कुछ एक्टिविटीज, रोल प्ले वगैरह करवा के भी आप टीचिंग करवा सकते हैं। इस तरह से आपको वहां पता चलता है कि बच्चे को कहाँ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ये इंटरैक्टिव फेजेस में होता है। प्रतिक्रिया प्रदान करना, जैसा कि यहाँ पे तीसरा पॉइंट में लिखा है कि क्रिया करेंगे फिर वो प्रतिक्रिया भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर छात्र कुछ पूछ रहे हैं तो आपको वहां पे जवाब भी देना है। तो सबसे पहले आप लोग जब भी कक्षा के अंदर जाइएगा इंटरैक्टिव फेजेस में, तो सबसे पहले आपको कक्षा का आकार देखना होता है, फिर कहाँ पे कौन से अच्छे स्टूडेंट्स बैठे हैं, कहाँ पे कौन से छात्र हैं जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, सबको एक बार देख लेना होता है। फिर क्लासरूम का मैनेजमेंट करना होता है, फिर आपको अपना पॉइंट रखना होता है जो टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चे को किसी पिछले टॉपिक में दिक्कत है तो उसके आधार पे आप उसको नए टॉपिक का ज्ञान देंगे और उस दिक्कत को दूर कीजिएगा। पहले तो निदान कीजिएगा, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण दीजिएगा। तो इस प्रकार हमने जाना प्री एक्टिव फेजेस में क्या होता था, प्लानिंग किया जाता था, और इंटरएक्टिव फेजेस में आप जो चीज प्लानिंग करके लाए हैं उसको प्रदान कर रहे हैं छात्रों को। और फिर उसके बाद आता है तीसरा स्टेज जो है, जिसको बोला जाता है इन पोस्ट एक्टिव फेजेस, जिसको कि उत्तर सक्रिय चरण बोला जाता है या फिर उत्तर क्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। इसमें जो भी आपने सिखाया होता है उसके परिणाम का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब कि आपको क्वेश्चन पूछना होता है, आपने टॉपिक कंप्लीट किया, अब आप उस टॉपिक से जो भी चीज आपने पढ़ाया होगा उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि लोकतंत्र क्या है उसके बारे में आपने पूछ लिया, अगर लोकतंत्र आप पढ़ा रहे हो तो, या मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं तो मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार को कितने भागों में रखा गया। अब आप जब पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन एक ही बच्चे से नहीं करना, आपको कक्षा के हर बच्चों को मौका देना है और आपको देखना है कि कौन सा बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा, फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई उसका मूल्यांकन करना है। कि अगर आपकी विधि उसे अच्छी नहीं लगी, आपने सिर्फ व्याख्यान करके पढ़ा दिया सिर्फ लेक्चर के थ्रू, तो उसके दिमाग से ही सारा बात निकल गया। आपको ब्लैक बोर्ड में भी कुछ पॉइंट्स लिखना चाहिए था, आपको और भी अच्छे तरीके से रोल प्ले के जरिए भी किसी चीज को डिस्कस करना चाहिए था, या तो किसी टॉपिक पे आप परियोजना कार्य भी दे सकते थे। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि सीखने के परिणाम कितना कारागार रहा, क्या सारे बच्चों ने सीख लिया, क्या कुछ ने सीखा, या फिर किसी को कुछ समझ नहीं आया, अगर आया तो कितना % समझ में आया। अगर 50% से ज्यादा समझ में आता है तो मतलब कि विधि थोड़ी बहुत सही है, लेकिन अगर उससे कम 10% ही बच्चे को, 2-3 बच्चे, एक बच्चे ही बता रहे तो मतलब कि आपकी विधि में ही कहीं ना कहीं कमी है। बच्चे का गलती नहीं होता है, गलती कई बार हम मानते हैं कि बच्चे भी क्लासरूम में नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे जरूर ध्यान देंगे। उसके बाद प्रतिक्रिया एकत्र करेंगे, फिर जो छात्र जवाब दे रहे कितना नहीं दे रहे उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर सोचेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, चिंतन करेंगे और सुधार करेंगे कि विधि में चेंज कर लेंगे, टीएलएम में चेंज कर लेंगे, नए नए तरीके से पढ़ाएंगे। क्वेश्चन आंसर के जरिए अगर बच्चों को ज्यादा समझ में आता है तो क्वेश्चन आंसर के जरिए पढ़ाएंगे, या तो कहानी के जरिए से समझ में आता है तो कहानी के जरिए से समझा सकते हैं। मौलिक अधिकार वगैरह को आप कहानी के मेथड से जब समझाना स्टार्ट करते हैं 7-8 के बच्चों को, तो उन्हें बहुत इंटरेस्ट पैदा होता है और वो और ज्यादा सीखना चाहते हैं। किसी भी टॉपिक को जब हम लोग स्टोरी टेलिंग के मेथड से पढ़ाते हैं, या तो अगर बड़ी कक्षा है तो आप उसमें
दूसरा टीएलएम का आप उससे रोल प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि चुनावी प्रक्रिया है तो उस पर आप रोल प्ले करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम आप लोग अपने मेथड्स में सुधार करते हैं उत्तर क्रियात्मक अवस्था में। सहायक क्रियाएं, जिन छात्रों को कठिनाई होती है उनके लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनके सीखने की कमियों को दूर किया जा सके। अब कोई एक ही छात्र है, एक या दो छात्र है, अब उसको सिर्फ दिक्कत हो रहा है, बाकी सबको समझ में आ रहा है, तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। तो एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं कक्षा के या तो टिफिन में, या तो आप उसको बाद में भी बुला के जब वो लोग फ्री हो तो भी जब समझा सकते हैं कि यहाँ पे ये था, उसको 2 से 3 बार समझा सकते हैं, उसकी हेल्प आप लोग कर सकते हैं। इस प्रकार हमने क्या जाना कि जो इंटर रिलेशन होता है, प्री एक्टिव के बाद पोस्ट एक्टिव आता है, फिर इंटर एक्टिव आता है, ये तीनों के बीच इंटर रिलेशन होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है। इस प्रकार हमने जाना कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था क्या होता है, उत्तर क्रियात्मक अवस्था और क्रियात्मक अवस्था क्या क्या होता है। अब इसके निष्कर्ष को हम लोग लिख लेते हैं। क्या होता है निष्कर्ष? शिक्षण के चरण पूर्व सक्रिय, सक्रिय और उत्तर सक्रिय शिक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक चरण में विशिष्ट क्रियाएं शामिल होती हैं जो यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षक इच्छित उद्देश्य शिक्षण उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे। अच्छी योजना बनाकर, छात्रों के साथ सक्रिय सहभागिता करके और परिणामों का चिंतन करके शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली प्रक्रिया बन जाता है। शिक्षकों के लिए इन चरणों को समझना और उनमें निपुणता प्राप्त करना प्रभावी शिक्षण अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होता है। अगर आप लोग और भी वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर शिक्षण क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।